हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनन्या एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला यानी वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें 4-5 टॉपिक होते हैं, उसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। जैसे कि वर्ड के भेद, वर्ड का उच्चारण स्थान। नंबर 3 वर्ड विन्यास या वर्ड संयोग। वर्ड नंबर 4 जैसे कि कह सकते हैं कि प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। हिंदी शब्दकोश में वर्ड व शब्दों का निश्चित स्थान। अब बात आती है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर भाषा नहीं होती तो क्या हम अपनी भावनाएं या विचार आप तक नहीं पहुंचा सकते थे, ना ही आप लोग हमसे अपनी भावना या विचारों को शेयर कर सकते थे। यानी भाषा जो है वो एक मीडिएटर का काम करती है हम लोगों के बीच में, अपने अपने विचारों को आदान प्रदान करने में। अब बात आती है भाषा यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसे हम लघुत्तम इकाई भी कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड उस मूल वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके ना खंड किए जा सकते, और यह भाषा की सबसे छोटी यानी लघुत्तम इकाई होती है। जैसे कि जैसे वर्ड होते हैं तो वो सबसे छोटी इकाई होती है। अब वर्डों को हम इकट्ठा करते हैं जैसे क्रम बाई क्रम साइंटिफिक तरीके से, तो हम उन्हें उसी से बनती है हमारी वर्णमाला। यानी वर्डों के व्यवस्थित समूह क्रमबद्ध समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो बात आती है कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। वर्ड होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। अब बात आती है कि जैसे स्वर होते हैं। स्वर क्या होते हैं। स्वर यानी स्वर को उच्चारित करने में हमें किसी भी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से उच्चारित हों उन्हें हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन यानी व्यंजन को हमें उच्चारित करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो वो व्यंजन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब बात स्वर और व्यंजन। अब बात आती है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर 11 होते हैं और 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हर्ष, एक दीर्घ, एक प्लुत भी होता है। तो हर्ष स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु कम निकलती है, जिह्वा हमारी कम घर्षण करती है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण करने में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, रे। देखिए, मैं आप सभी लोगों के सामने बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल कम समय लगा। अब बात आती है दीर्घ की। तो अगर हम दीर्घ में, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 2 गुना समय लगता है। जैसे अगर हमने अ बोला तो अगर इसी तरीके से हम आ बोलते हैं तो इसमें देखो दूना समय लगेगा। आ, ई, इसलिए इन्हें हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। अब बात आती है प्लुत स्वर क्या होते हैं। प्लुत जिसमें उच्चारित करने में 3 गुना समय लगता है, हर्ष से 3 गुना समय। और किसी भी वर्ड का हम प्लुत कर सकते हैं, किसी भी वर्ड का। जैसे हमने लिखा है यहाँ राम, ठीक है। अब जैसे राम, अगर हम राम को बुलाएंगे, जैसे बोलेंगे राम, तो अगर जैसे हम राम बोला तो हमने आ को थोड़ा सा खींच दिया, तो इसी को हम प्लुत कहते हैं। और इसमें इन सबको हर्ष और दीर्घ की अपेक्षा इसमें 3 गुना समय भी लगा। अब
बात आती है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? ये विशिष्ट ध्वनियाँ होती हैं अयोगवाह, जिनका योग ना तो हर स्वर में होता है और ना ही व्यंजन में होता है, इसीलिए इनका नाम अयोगवाह है। अयोगवाह ये तो जैसे इसमें ये है ये इसे कहते हैं अनुस्वार और इसे कहते हैं विसर्ग, ये अयोगवाह होते हैं। जैसे जैसे अनुस्वार को बोलेंगे तो इससे ध्वनि जो होगी वो नाक से निकलेगी, और जो विसर्ग होता है इसमें ह जैसी ध्वनि आती है और ये कंठ से उच्चारित होता है, इसकी साउंड भी कंठ जैसी ही होती है। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन अब वर्गी व्यंजन है, यानी वर्गी व्यंजन को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। वर्गी व्यंजन का नाम क्यों रखा गया कि आप देख सकते हैं इसमें वर्ग हैं, ये इधर वर्ग बना हुआ है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। अब इसीलिए इनका नाम वर्गी व्यंजन हो गया, इन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अब इसका क वर्ग का पूरा ये है, जैसे क ख ग घ ञ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, इस तरीके से। अब बात आती है कि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन आप सभी देख सकते हो, ये य र ल व, और इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य में होता है, और इन्हें हम मतलब अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अर्ध स्वर किसे कहते हैं, य व को अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। और ये ऊष्म व्यंजन है, इन्हें उच्चारित करते समय मुख से गर्म हवा यानी प्राणवायु ज़्यादा निकलती है और गर्म निकलती है, इसीलिए इनका नाम ऊष्म रखा गया है। अब बात आती है उच्चारण स्थान की। थ्रोट यानी गला, तालु, मूर्धा, दंत, होठ, गला यानी कंठ, तालु को तालव्य, मूर्धा को मूर्धन्य, दांत को दंत्य, ओठ को होष्ठ कहते हैं। अब इनका जो ये उच्चारण स्थान है, किस किस वर्ड का उच्चारण स्थान है ये हम देख लेते हैं। आइए बात करते हैं। अ आ ए क वर्ग ह। अब इसका एक शॉर्ट में एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे अ को विसर्ग, यहाँ पे वो नहीं रहा, बन नहीं रहा, ये नीचे लिख देती हूँ, विसर्ग, ये पेन काम नहीं कर रहा, विसर्गीय नाम कंठ। तो इसे इस तरीके से हम इसे याद भी कर सकते हैं। अ को विसर्जनीय नाम कंठ। अ मीन्स आ, दोनों आ जाएंगे इसमें। क का मतलब हो गया कंठ, जैसे क वर्ग क ख ग घ ङ, ओ ह, और विसर्ग ये कंठ से उच्चारित होते हैं। और तालव्य से इसे बोलते हैं ईचु यशानाम तालव्य। ए यानी ए, दोनों ई, हर्ष और दीर्घ, और च वर्ग च छ ज झ य, और य भी आएगा और ये श भी आता है, इसे हम तालव्य श बोलते हैं। अब बात आती है मूर्धन्य की, इसे कहते हैं ऋटुरसानाम मूर्धन्य। तो ऋष र ट वर्ग पूरा, जिस तरीके से मैं अभी आपको बताती आई हूँ, और र और श, और इसे कहते हैं हम मूर्धन्य श। अब बात आती है दंत की। दंत तो इसे कहते हैं त, और त वर्ग पूरा, और ल, उसे कहते हैं दंत स। ऐसे इसी तरीके से ओठ का होता है, इसे हम उपमध्यमानी ओष्ठ के नाम से भी जानते हैं। तो ओ प वर्ग सारा, प फ ब भ, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो चलिए अब बात आती है संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, ट, ज्ञ, स्र। एक और होता है जो 5वां, जैसे हम विद्यालय लिखते हैं तो उसमें इस तरीके से लिखते हैं ना, ये भी संयुक्त व्यंजन ही होता है। अब ये
क और श से मिलके बना होता है। इसमें थोड़ी मिस्टेक है, मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा एक सेकंड आप रुकिएगा, मैं आप लोगों को बताती हूँ, थोड़ा धीरज बनाए रखें, एकदम बढ़िया। हाँ तो देखिए ये क और श, इसमें यहाँ पे हलंत नहीं लगा है, इसमें हलंत होता है। मैं पेन, एक सेकेंड आप रुकिए, यहाँ पे हलंत होता है, इसमें भी हलंत होता है, यहाँ पे भी हलंत होगा, इसमें भी हलंत होगा। अब ये थोड़ा सही है। तो इसे आधा क और स से बना है, और ये त और र से बनी है, इसीलिए इसे त्र भी बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये इस तरीके से लिखते हैं ना, इस तरीके से, तो ये त होता है और ये वाला जो होता है ये र होता है। ऐसे ही ये ज्ञ है, तो ये ज और यहाँ से बना है, आप देख सकते हैं। तो इतना ये ज हो गया, और यहाँ से ऐसे करते हैं ना, तो ये य हो गया। इस तरीके से ये ज आदि होती है इसमें। और ये श स्र है, ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें ये स होता है, ये आधा होता है, और ये र होता है। इस तरीके से हम लिखते हैं। तो बताइए आप लोगों को समझ में आया? उम्मीद करती हूँ। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूँगी। अब बात आती है अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण जिनका उच्चारण करने में कम प्राणवायु, यानी श्वास, वायु भी कह सकते हैं, प्राण भी कह सकते हैं, श्वास भी कह सकते हैं, श्वास वायु कम निकले, उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। तो ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा वर्ण, उदाहरण के लिए क, ग, ङ। और महाप्राण जिनके उच्चारण करने में अधिक प्राणवायु बाहर निकले, उसे हम महाप्राण कहते हैं। महा से ही समझ में आ रहा होगा कि उसके अपेक्षा इसमें दूना प्राणवायु बाहर निकलेगा। तो ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग होता है, प्लस ऊष्म होता है। उदाहरण के लिए ख, घ, स। तो बताइए आप लोगों को समझ में आया? धन्यवाद। आज का हमारा अपना और आपका और हमारा सफ़र यहीं तक था। अब कल बात करते हैं इस टॉपिक पे। हाँ कैसा लगा जी बताओ।